भाई बहनों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9th में हिस्ट्री में चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसके पहले वीडियो बना भेजा गया था। इसमें का ये सामाजिक परिवर्तन का युग, द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का युग पढ़ाया गया था इसके पहले वाले वीडियो में। और इसके सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के विषय बताया गया था। आज उसके आगे अगला पॉइंट लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, इनके विषय में बताया जाएगा। आप लोग अपनी बुक खोल लीजिएगा, पढ़ना। बुक को जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अधिक आपको समझ में आएगा। जो हम क्वेश्चन आंसर भेजते हैं उसको लिखना और याद करना। तो अगला पॉइंट है 1.1 लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। One of the group which looked to change society were the liberals. Liberals wanted a nation which tolerated all religions. We should remember that in this time, European states usually discrimination in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England. Austria and Spain favored the Catholic Church. Rebels also opposed uncontrolled power of dynastic rules. They wanted to safeguard the right of individual against governments. They argued for representative elected parliament government subject to law, interrupted by a well-trained law, interrupted by a well-trained judiciary that was independent of rule and official. However, they were not Democrats that did not believe in universal adult franchise, that is
the right of every citizen to vote. The first men of property mainly should have the vote. They also did not bend to vote for women. इसमें बताया गया समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादी था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वह सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रतिष्ठित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासनकार चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। In contrast, radical wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. Many supported women's suffrage movements, मताधिकार। Unlike liberals, they opposed the privileges a great landowners and wealthy factory owners. They were not against to expense of private property, but disliked consideration of property in the hand of a few. इसके
विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। Conservatives were opposed to radicals and liberals after the French Revolution. However, even conservatives had opened their mind to the need for change. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. रूढ़वादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़वादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़वादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformations in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुई। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। भैया और बहनों,
आप लोग यहाँ तक पूरा पढ़िएगा और समझिएगा। उसके आगे अपनी बुक को पढ़ते रहिए बार बार। बुक को जितनी अधिक पढ़ेंगे उतनी अधिक आपको अधिक समझ में आएगा। अगला पॉइंट आएगा औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, इस विषय इसके बारे में अगले वीडियो में बनाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आप समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग जितने अधिक बुक पढ़ेंगे और जितना याद करेंगे उतनी अधिक आपको समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।